हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है लेट्स स्टडी इंडिया। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करने वाले हैं क्या, जिम्नोस्पर्म्स के बारे में स्टडी करेंगे और ये आपकी सेकेंड सेमेस्टर की थर्ड यूनिट है। और आज की इस वीडियो में हम लोग इसके जनरल बेसिक इंट्रोडक्शन, जनरल बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जिम्नोस्पर्म्स क्या होता है, हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं, ये प्लांट किंगडम में कहाँ आता है, पहले वो सारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लेंगे। ये अदर ग्रुप से किस तरीके से एडवांस है, इसमें क्या क्या डिससिमिलरिटीज़ हैं, अदर ग्रुप से क्या क्या एडवांस कैरेक्टर्स आए हुए हैं, सब कुछ देखते हुए हम लोग इस कंप्लीट जो टॉपिक है उसको कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स एक्चुअल में लाई कहाँ करता है, प्रेजेंट कहाँ है। तो जब हमने प्लांट किंगडम पढ़ा था तो हमने सबसे पहले पढ़ा था एल्गी, एल्गी के बाद ब्रायो, बायो के बाद टेरिडो, उसके बाद जिम्नो और लास्ट में हमने पढ़ना है एंजियो। तो जिम्नोस्पर्म क्या है, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म से प्रिमिटिव ग्रुप है और टेरिडोफाइट से एडवांस ग्रुप है। एंजियोस्पर्म से क्या है, प्रिमिटिव ग्रुप है और टेरिडोफाइट से क्या है, एडवांस ग्रुप है। जिम्नोस्पर्म्स जब हमने प्लांट की क्लासिफिकेशन पढ़ी थी तो हमने प्लांट को दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक पार्ट था क्रिप्टोग्राम्स और दूसरा पार्ट था फेनेरोगैम्स, या फिर आप कह सकते हैं एक पार्ट हमने पढ़ा था थैलोफाइटा, दूसरा पढ़ा था स्पर्मेटोफाइटा। थैलोफाइटा में हमने वो सारे प्लांट रखे थे जिनके पास ट्रू डिफरेंशिएशन नहीं होता है रूट, स्टेम और लीफ का। वहीं पे हमने फेनेरोगैम्स में या फिर कह सकते हैं स्पर्मेटोफाइटा में वो सारे प्लांट रखे थे जिनके पास सीड प्रेजेंट होते हैं। फेनेरोगैम्स में वो सारे प्लांट्स थे जिनके पास जो है सेक्स ऑर्गन नेकेड आई से विजिबल होते हैं। क्रिप्टोग्राम्स में वो सारे प्लांट्स रखे गए थे जिनके सेक्स ऑर्गन नेकेड आई से विजिबल नहीं होते, वो छुपे हुए होते हैं। यहाँ पे दिया है स्पर्मेटोफाइटा, यहाँ पे दिया है स्पर्मेटोफाइटा। स्पर्मेटोफाइटा का मतलब क्या, स्पर्म का मतलब होता है सीड, स्पर्म्स का मतलब होता है सीड, स्पर्म का मतलब होता है सीड और फाइटा का मतलब होता है प्लांट या बीरिंग प्लांट। तो वो सारे के सारे प्लांट जिनके पास सीड प्रेजेंट होता है उसे हम लोग कहते हैं स्पर्मेटोफाइटा। सीड बीरिंग प्लांट को हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्मेटोफाइटा। हमारे पास दो ऐसे ग्रुप है जिनके पास सीड प्रेजेंट होता है। पहला ग्रुप है जिम्नोस्पर्म्स, दूसरा ग्रुप है एंजियोस्पर्म्स। मतलब कि एक जिम्नोस्पर्म्स है, एक जिम्नोस्पर्म्स है, दूसरा क्या है, एंजियोस्पर्म, जिनके पास सीड प्रेजेंट होते हैं। मतलब कि स्पर्मेटोफाइटा को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, दो सब डिवीजन इसके किए। पहला डिवीजन था जिम्नोस्पर्म्स, दूसरा डिवीजन था एंजियोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नो का मतलब होता है नेकेड, जिम्नो का मतलब होता है नेकेड और स्पर्म्स का मतलब होता है सीड। जिम्नोस्पर्म्स मतलब जहाँ पे नेकेड सीड प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड हमने बार बार बोला, वो है नेकेड सीड, जो कि जिम्नोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। अगर मैं आपको जो प्रीवियस लेक्चर्स थे उसको थोड़ा सा रिकॉल करने का ट्राई कराऊं तो जब आपने फर्स्ट सेमेस्टर में एल्गी पढ़ा था तो हमने देखा था कि एल्गी में जो सीड लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं वो स्पोर्स था, मतलब स्पोर बनता था जो कि नेक्स्ट जनरेशन को लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल था। उसके बाद जब हमने ब्रायोफाइट्स में पढ़ा तो ब्रायोफाइट्स में भी स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा था। टेरिडोफाइट्स में दो तरीके के स्पोर बन रहे थे, एक मतलब कुछ ग्रुप में होमोस्पोरस था, कुछ में हेट्रोस्पोरस कंडीशन थी। जिम्नोस्पर्म में कंप्लीट सीड बन चुके थे और यहाँ पे एक टर्म आता है नेकेड सीड का। बहुत सारे बच्चे इस बात को लेके कंफ्यूज रहते हैं कि यहाँ पे नेकेड सीड का मतलब क्या ये है कि सीड के चारों तरफ कोई कवरिंग नहीं होती, तो नहीं। यहाँ पे नेकेड सीड का मतलब ये है कि हमारे पास जो सीड प्रेजेंट है, ये मान लीजिए हमारे पास सीड प्रेजेंट है, इस सीड के चारों तरफ इसकी कवरिंग प्रेजेंट होगी। तो अगर कवरिंग प्रेजेंट होगी तो ये नेकेड कैसे कहलाई। अब ये क्वेश्चन आना चाहिए कि अगर इसके पास इसकी कवरिंग प्रेजेंट है तो इसको हम लोग नेकेड सीड क्यों कहेंगे। तो इनको नेकेड सीड इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे जो कवरिंग प्रेजेंट है वो कहाँ प्रेजेंट है, इसके चारों तरफ प्रेजेंट है, इसके चारों तरफ। लेकिन इसमें जो हमारे पास क्या प्रेजेंट है, इसमें जो हमारे पास फ्रूट वाला स्ट्रक्चर था वो प्रेजेंट नहीं है। मतलब कि सीड के चारों तरफ ओवरी की वॉल प्रेजेंट नहीं है, लेकिन ओव्यूल की इंटुगमेंट आगे चल के सीड की कवरिंग बनाएगी।
जैसे कि अगर आप किसी एंजियोस्पर्मिक सीड को देखते हैं तो एंजियोस्पर्मिक सीड में क्या होता है कि ये हमारे पास ओव्यूल रहता है, ओव्यूल आगे चल के सीड बनाता है और ओव्यूल का जो इंटेगुमेंट होता है, इनकी जो कवरिंग होती है, ओव्यूल की जो कवरिंग होती है वो आगे चल के क्या बनाती है, ओव्यूल की जो कवरिंग होती है जिसे हम लोग इंटेगुमेंट कहते हैं, ये आगे चल के बनाती है क्या, सीड कोट का फॉर्मेशन करती है। ये क्या बनाती है, सीड कोट, ये फॉर्मेशन करती है सीड कोट का। यहाँ पे अंदर में क्या प्रेजेंट है, यहाँ में अंदर में ओव्यूल प्रेजेंट है। तो ये हो गई हमारी क्या, जिम्नोस्पर्मिक सीड। अगर हमें इसे एंजियोस्पर्मिक सीड बनाना है तो इसके चारों तरफ हमको एक कवरिंग लानी पड़ेगी और इस कवरिंग को कहना पड़ेगा ओवरी वॉल। इस कवरिंग को क्या कहना होगा, ओवरी वॉल। मतलब कि सीड की कवरिंग तो प्रेजेंट होती है, सीड कोट जिसे हम लोग टेस्टा कहते हैं वो प्रेजेंट होता है जिम्नोस्पर्म में, लेकिन ओवरी की वॉल एब्सेंट होने की वजह से इसके चारों तरफ फ्रूट लाइक स्ट्रक्चर नहीं बनते, कोई प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं होती, इसलिए कहा जाता है कि इसके सीड क्या होते हैं, नेकेड होते हैं, नग्न होते हैं, जिसे जिम्नोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर माना जाता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे दिया है नेक्स्ट स्लाइड में फेनरोगैम्स विदाउट ओवरी। जिम्नोस्पर्म को जनरली इस नाम से भी जाना जाता है, फेनरोगैम्स विदाउट ओवरी। इसका मतलब क्या है, फेनरोगैम्स में हम वो सारे प्लांट रखते हैं जिनके पास क्या प्रेजेंट हो, जिनके सेक्स ऑर्गन नेकेड आई से विजिबल होते हैं। तो फेनरोगैम्स जिम्नोस्पर्म से कैसा फेनरोगैम्स है, मतलब उसके सेक्स ऑर्गन तो दिखते हैं लेकिन उसके पास ओवरी एब्सेंट होती है, ना तो ओवरी प्रेजेंट होगी, ना तो इनके पास डबल फर्टिलाइजेशन या ट्रिपल फ्यूजन होगा, ना तो इनके एंडोस्पर्म जो है वो ट्रिप्लॉइड्स होंगे। इनका जो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है वो बिफोर द फर्टिलाइजेशन हो जाता है, मतलब कि यहाँ पे जो एंडोस्पर्म बनते हैं वो हैप्लॉइड नेचर के बनते हैं। तो ये तो अभी हम लोग आगे जब रिप्रोडक्शन के बारे में देखेंगे तब देखेंगे। तो ये हो गया फेनरोगैम्स विदाउट ओवरी, मतलब कि इनके सेक्स ऑर्गन नेकेड आई से विजिबल होते हैं बट इनके पास ओवरी प्रेजेंट नहीं होती है, इसलिए इनको जनरली फेनरोगैम्स विदाउट ओवरी कहते हैं। जैसे हमने रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम किसको कहा था, टेरिडोफाइट्स को, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम किसको कहा था, ब्रायोफाइट्स को, उसी तरीके से फेनरोगैम्स विदाउट ओवरी किसको कहेंगे, जिम्नोस्पर्म्स को। नेक्स्ट में क्या है, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ नेकेड ओव्यूल। They are characterized by presence of naked ovule born unprotected on the surface of megasporophylls। megasporophylls के ऊपर बिना किसी कवरिंग के इनका फॉर्मेशन नेकेड सीड के फॉर्म में होता है, ये इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। अब एक एक वर्ड का मतलब समझते हैं। नेकेड सीड का मतलब या नेकेड ओव्यूल का मतलब आपको मैंने बता दिया कि नेकेड ओव्यूल का मतलब ये कि ओवरी की वॉल प्रेजेंट नहीं होगी। अनप्रोटेक्टेड का मतलब कि जब बाहर से कोई वॉल इसको प्रोटेक्ट नहीं करेगी तो अनप्रोटेक्टेड कहते हैं। मेगास्पोरोफिल का मतलब क्या, जब मैंने आपको टेरिडोफाइट्स पढ़ाया था तो मैंने आपको वहाँ बताया था कि टेरिडोफाइट्स के जो कुछ एडवांस ग्रुप थे वहाँ पे हेट्रोस्पोरी स्टार्ट हो गई थी। क्या स्टार्ट हो गई थी, हेट्रोस्पोरी। हेट्रोस्पोरी स्टार्ट होने का मतलब क्या कि वहाँ पे दो डिफरेंट टाइप के स्पोर्स बनते थे। मेल स्पोर साइज में छोटे होते थे जिसे हम लोग माइक्रोस्पोर कहते थे, और ये जहाँ पे बनते थे उसे कहते थे माइक्रोस्पोरोफिल। वहीं पे जो मेगास्पोरोफिल थे वो साइज में बड़े होते थे और ये जो है फीमेल की तरह काम करते थे, इसे हम लोग कहते हैं मेगास्पोरोफिल। तो चाहे माइक्रोस्पोरोफिल हो चाहे मेगास्पोरोफिल हो, तो ये जो है दो डिफरेंट तरीके के स्पोर्स रहते थे। तो वही स्पोरोफिल जो है, जो फीमेल है, वही उसी को हम लोग मेगास्पोरोफिल्स कहते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट में क्या दिया है कि मोस्ट एंशिएंट ग्रुप ऑफ सीड बियरिंग प्लांट। जो जिम्नोस्पर्म्स है ये सीड प्रोड्यूस करने वाले प्लांट का सबसे प्रिमिटिव ग्रुप माना जाता है। सबसे प्रिमिटिव ग्रुप है सीड बियरिंग प्लांट का। मैंने आपको जब पढ़ाया पूरा प्लांट किंगडम तो मैंने आपको कई बार बताया कि जब जो एल्गी थे उनके पास डिप्लॉइड जो स्ट्रक्चर था वो सिर्फ और सिर्फ उनका जो जाइगोट वाला फॉर्म था। जब हम ब्रायोफाइट्स में आए तो वहां पे हमने देखा कि जो गैमेटोफाइट था वो एडवांस फॉर्म था, वो डोमिनेंट स्टेज था, लेकिन स्पोरोफाइट्स ने जाइगोट से बढ़ के एम्ब्रियो बनाया, एम्ब्रियो से बढ़ के एक स्पोरोफाइटिक जिसमें फूड सीटा कैप्सूल प्रेजेंट थे वो जनरेशन बनाई। उसके बाद ये जो स्पोरोफाइट था वो डिपेंडेंट था किसके ऊपर, गैमेटोफाइट्स के ऊपर। मतलब ये जो हमारे ब्रायोफाइट्स के स्पोरोफाइट थे इनके पास फोटोसिंथेसिस करने की क्षमता नहीं थी।
हमने जब टेरिडोफाइट्स पढ़ा तो हमने देखा कि हमारे पास गैमेटोफाइट भी था, हमारे पास स्पोरोफाइट भी था। दोनों फोटोसिंथेटिक थे, दोनों अपना खाना खुद बना सकते थे, मतलब दोनों इंडिपेंडेंट थे आज की सोसाइटी में हस्बैंड वाइफ की तरह। फिर और आगे हमने आया तो आगे जब हम आए तो हमने देखा जिम्नोस्पर्म्स के बारे में। जिम्नोस्पर्म्स में क्या था कि हमारे पास जो गैमेटोफाइटिक स्टेज थी वो बहुत ज़्यादा जो है रिड्यूस हो गई। रिड्यूस इन द सेंस कि सिर्फ रिप्रोडक्शन करते समय एक छोटा सा फेज आता है जो कि गैमेटोफाइटिक फेज को रिप्रेजेंट करता है, और उस फेज में क्या है कि वहाँ पे वो गैमेटोफाइट जो बनता है उसके पास कोई भी क्षमता नहीं होती फोटोसिंथेसिस करने की, वो कम्प्लीटली स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट होता है, स्पोरोफाइट से न्यूट्रिशन लेता है। तो जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म दोनों में यही कंडीशन देखने को मिलती है, और जिसके फलस्वरूप दोनों में सीड का फॉर्मेशन होता है, मतलब गैमेटोफाइट क्या है बहुत रिड्यूस फॉर्म होती है, और उसमें से सीड फॉर्मेशन करने वाले दो ग्रुप जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में एंजियोस्पर्म डोमिनेंट मतलब मॉडर्न और जो है मोर इवॉल्व है, और जिम्नोस्पर्म प्रिमिटिव और एंशिएंट ग्रुप है। नेक्स्ट में दिया है कि जो जिम्नोस्पर्म का ओरिजिन हुआ है वो डेवोनियन पीरियड में हुआ, पैलियोजोइक इरा के। ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल जिन बच्चों ने पढ़ा होगा उनको समझ में आएगा कि डेवोनियन पीरियड या पैलियोजोइक पीरियड्स वगैरह क्या होते हैं। तो पैलियोजोइक पीरियड पैलियोजोइक जो इरा होती है वो थर्ड इरा मानी जाती है जहाँ पे ओरिजिनेशन स्टार्ट हुआ था प्लांट्स वगैरह का। तो उसमें कुछ पीरियड है जैसे कि कैम्बियम पीरियड, और उसके बाद उसमें सिलूरियन पीरियड, डेवोनियन पीरियड, कार्बोनिफेरस पीरियड और पर्मियन पीरियड, इस तरीके से कुछ पीरियड हैं। तो वहाँ पे उनका जो डेवोनियन पीरियड था वहाँ पे पहली बार जिम्नोस्पर्म्स के बारे में हमको फॉसिल्स रिकॉर्ड मिले हैं। मतलब अभी तक हमने जितनी भी स्टडी की है उसके हिसाब से सबसे जो प्रिमिटिव जिम्नोस्पर्म्स थे वो हमने देखे थे कब, डेवोनियन पीरियड में देखे थे। ठीक है, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में सबसे पहला जो टर्म दिया है द प्लांट बॉडी और स्पोरोफाइटिक। इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है, स्पोरोफाइटिक नेचर की होती है। स्पोरोफाइटिक होने का मतलब क्या कि इनकी प्लांट बॉडी डिप्लॉयड होती है, मतलब मेनली जो डोमिनेंट पार्ट होता है वो स्पोरोफाइटिक होती है। इसके बारे में मैंने आपको पहले ही इलेबोरेट करके समझा दिया। नेक्स्ट में क्या है कि इनके स्पोरोफाइटिक जो है वो डिफ्रेंशिएटेड होती है ट्रू रूट्स, लीफ और स्टेम में। मतलब कि एक डिफ्रेंशिएशन जो कम्प्लीटली रूट, लीफ और स्टेम का होता है वो यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि शुरुआत हमने टेरिडोफाइट्स में ही देख लिया था। एक और चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगी कि मोस्ट ऑफ द जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं वो एवरग्रीन ट्रीज होते हैं या कभी कभी श्रब्स होते हैं। मतलब कि आपको जो जिम्नोस्पर्म्स देखने को मिलेंगे वो साल भर हरे भरे होते हैं, और मोस्टली ये ट्रीज होते हैं और कभी कभी श्रब्स होते हैं। मतलब कि श्रब वाले जो प्लांट का जो हमने वर्गीकरण श्रब्स में किया है उसमें कुछ देखने को मिलेंगे, लेकिन मोस्टली आपको ट्रीज देखने को मिलेंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर इनका है कि इनके प्लांट में जो नॉर्मल आप देखेंगे, नॉर्मल जो बिहेवियर इनका देखेंगे वो क्या है, जीरोफिटिक कंडीशन को फेवर करना। मतलब कि जो मरुस्थलीय पौधों का जो एडेप्टेशन होता है, जो उनका अनुकूलन होता है, वो आपको जिम्नोस्पर्म्स में देखने को मिलेगा। और ये जिम्नोस्पर्म हमारी धरती पे तब डोमिनेंट कंडीशन में एग्जिस्ट करते थे जब डायनासोर वगैरह थे। हम सबको पता है कि एक बार मास एक्सटेंशन हुआ था। उस मास एक्सटेंशन का रीज़न कहा जाता है कि कोई एस्टेरॉइड्स वगैरह हमारी धरती पर आई थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, पूरी धरती पे प्रलय आ गया था, और उस टाइम ये जिम्नोस्पर्म्स और ये सारी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो चुकी थी। इसलिए आज की जो कंडीशन है वो जिम्नोस्पर्म को फेवर नहीं करती, इसलिए जो है जिम्नोस्पर्म का नंबर बहुत ज़्यादा कम हो गया है, और एंजियोस्पर्मिक जो है वो डोमिनेंट कंडीशन में जा रही है। जो भी हमने कोल वगैरह पढ़ा है, जो भी हमें कोल वगैरह मिलता है, पेट्रोलियम कोल वगैरह, वो कहीं ना कहीं उसी समय के इन्हीं सारे ऑर्गेनिज्म के बॉडी के रिमेन्स हैं, इन्हीं सभी के बॉडी के रिमेन्स हैं, जो कि आज हम लोग जो फॉसिल्स फ्यूल के फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट में क्या दिया है, जो सबसे लंबा प्लांट है हमारे जो अर्थ पे, सबसे लंबा प्लांट हमें नोन है वो क्या है, सिकोया सेमिनिफेरस। तो ये प्लांट जो कि 11 से 12 मीटर का है, ये भी एक जिम्नोस्पर्म्स है। और सबसे छोटा जो जिम्नोस्पर्म्स है वो है जामिया। इसको आप याद रखिए क्योंकि क्या है कि ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है रूट और टैप रूट। इनमें जो रूट्स होते हैं वो टैप रूट्स होते हैं, मतलब कि रूट जो कि रेडिकल से ओरिजिनेट होते हैं। सीड के जो रेडिकल होता है, सीड में दो पार्ट्स होते हैं, एक प्लिन्यूल और दूसरा रेडिकल। प्लिन्यूल से क्या बनता है, प्ररोहतंत्र, जिसे हम लोग कहते हैं सूट सिस्टम, और वहीं पे जो रेडिकल होता है उससे रूट बनते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं रूट सिस्टम। तो प्लिन्यूल जो कि सूट सिस्टम बनाता है, रेडिकल जो कि रूट सिस्टम बनाता है। तो अगर रेडिकल से रूट बनता है तो उसे कहते हैं टैप रूट, वो ट्रू रूट्स होते हैं। तो टैप
टैप रूट हमें देखने को मिलता है जिम्नोस्पर्म में। अभी तक हमने टेरिडोफाइट्स में सिर्फ और सिर्फ एडवेंटिशियस रूट देखे क्योंकि वहाँ पे सीड बना ही नहीं था। टैप रूट होने के साथ साथ इनके पास इनके जो रूट्स होते हैं इसमें कुछ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप देखने को मिलते हैं। किसके किसके साथ? कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें एलगी के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दिखाता है। कुछ ऐसे होते हैं जो कि क्या कह सकते हैं, फंगस के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दिखाता है। साइकस का जो प्लांट होता है उसकी रूट्स होती हैं, दो तरीके की रूट्स उसमें देखने को मिलती हैं। तो जो कोरोलाइट्स रूट्स होती हैं, जो मतलब कि थोड़ा सा ज़मीन के ऊपर ऊपर आके रहती हैं, थोड़ा फोटो लाइट के लिए वो स्टिमुलेशन दिखाती है, लाइट जिस एरिया में रहता है उस एरिया में वो बाहर आ जाती हैं। तो वो जो रूट्स होती हैं उनके अंदर जो है एक एलगी जिसे कहते हैं नॉन स्टॉक और एक और एलगी जिसे कहते हैं एनाबिना, वो वहाँ पे रहते हैं और वो क्या करते हैं, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, नाइट्रोजन फिक्स करते हैं और वो नाइट्रोजन वो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट जिसे साइकस कहते हैं उसको देते हैं और साइकस उन नॉन स्टॉक और एनाबिना को रहने के लिए स्पेस देता है, प्रोवाइड करता है ग्लूकोज। तो इस तरीके से दोनों सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। अगर हम पाइनस की बात करें तो पाइनस जो है वो माइकोराइजल एसोसिएशन बनाता है विद जो फंगस। तो यहाँ पे तो कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट बताए गए हैं कि पाइनस के सीड को जर्मिनेट करने के लिए हमेशा माइकोराइजल एसोसिएशन चाहिए होता है। अगर पाइनस में जो है फंगल एसोसिएशन नहीं होगा तो सीड जर्मिनेट नहीं होते। तो ये जो है कि इतनी ज़्यादा ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो वही चीज़ यहाँ पे दिया है कि रूट आर टैप रूट एंड इन सम प्लांट सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद एल्गा एंड फंगी आर सीन इन साइकस रूट। एल्गी, नॉन स्टॉक और एनाबिना जो है कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप फॉर्म करते हैं किसमें, कोरोलाइड रूट्स में, और इन पाइनस फंगल एसोसिएशन आपको देखने को मिलेगा। तो ये बात हो गई रूट्स के बारे में। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। द प्लांट बॉडी स्टेम आर यूजुअली इरेक्ट प्रोफ्यूजली ब्रांच। जो स्टेम होते हैं वो क्या है, इरेक्ट है और प्रोफ्यूजली ब्रांच है। मैं आपको फिगर दिखाती हूँ उसके बाद समझ में आएंगी चीजें। जो हमारे पास स्टेम प्रेजेंट है, यहाँ पे देखिए हमने फिगर ऐड किया है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये वाला जो फिगर है, ये फिगर है पाइनस का। ये वाला जो फिगर है ये किसका है, पाइनस का फिगर है। और ये वाला जो फिगर है ये है साइकस का फिगर। ये किसका फिगर है, साइकस का फिगर है। तो पाइनस है ये और ये साइकस है, दोनों में बहुत अंतर होती है। कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं। पाइनस की जो वुड होती है वो हार्ड होती है, जिसे हम लोग कहते हैं पिक्नोजाइलिक। क्यों हार्ड होती है, क्योंकि इनकी वेसल्स जो होती है जाइलम में, जो जाइलम की जो ट्रैकेट्स होती है वो बहुत पास होती है और ये इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं। वहीं पे जो साइकस की जो स्टेम होती है वो क्या होती है, जो इसका वुड निकलता है वो मैनोजाइलिक होता है। मैनोजाइलिक का मतलब क्या कि ये बहुत सॉफ्ट होता है, इससे फर्नीचर वगैरह नहीं बन सकते, तो ये मैनोजाइलिक होता है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो देखिए ब्रांचिंग आपको देखने को मिल रही है, ये जो स्टेम है ये प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड है। यहाँ पे जो स्टेम है वो क्या है, प्रोफ्यूजली ब्रांच है। प्रोफ्यूजली ब्रांच का मतलब क्या कि यहाँ पे देखिए यहाँ से भी ब्रांचेस निकली हुई हैं, यहाँ से भी ब्रांचेस निकली हुई है, यहाँ से भी ब्रांचेस निकली हुई है, यहाँ से भी ब्रांचेस निकली हुई है। इस तरीके से ये प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड होती हैं। वहीं पे अगर हम साइकस की बात करें तो यहाँ पे ये इनका स्टेम है। स्टेम के ऊपर इस तरीके से क्राउन लाइक स्ट्रक्चर बना है। यहाँ पे देखिए क्राउन लाइक स्ट्रक्चर बना है और इस क्राउन लाइक स्ट्रक्चर पे हमने क्या देखा कि लीफ का अरेंजमेंट हुआ है। तो यहाँ पे साइकस एक एग्जांपल है जहाँ पे प्रोफ्यूजली ब्रांच कंडीशन देखने को नहीं मिलती, ये अनब्रांच होते हैं। अदर जो मोस्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स होते हैं वो इस तरीके से ब्रांच होते हैं। जिम्नोस्पर्म जो ब्रांच होते हैं इनमें दो तरीके की ब्रांचिंग आपको देखने को मिलेगी। एक कहलाती है लॉन्ग सूट और दूसरी कहलाती है डॉर्फ सूट। लॉन्ग सूट का मतलब क्या कि मान लीजिए प्लांट का तो आधा फिगर है, नीचे भी तो प्लांट होगा, तो जो प्लांट बेस से इस तरीके से स्टेम जो है निकलता है उसे कहते हैं लॉन्ग सूट। और वहीं पे ये जो साइड में जो ब्रांचेस निकली, ये ब्रांच निकली तो यहाँ पे खत्म हो गई, दूसरी ब्रांच यहाँ पे खत्म हो गई, तीसरी ब्रांच यहाँ पे खत्म हो गई। तो ये जो शॉर्ट ब्रांचेस होते हैं इसे कहते हैं शॉर्ट या डॉर्फ सूट। और जो कोन्स वगैरह बनते हैं, चाहे मेल्स कोन्स हो चाहे फीमेल कोन हो, उनका फॉर्मेशन शॉर्ट रूट्स शॉर्ट्स जो है कि ब्रांचेस के ऊपर ही होता है। तो चलिए स्लाइड पे चलते हैं जहाँ पे हमने चीज़ें पढ़ी हैं, मतलब लिखी हैं, वहाँ से एक बार पढ़ लेते हैं। जो है कि हाँ, इन सम मेंबर, यहाँ पे देखिए द स्टेम
आर यूजुअली इरेक्ट मतलब सीधी स्टेम्स होती हैं और प्रोफ्यूजली ब्रांच होती है। इस तरीके से प्रोफ्यूजली सब तरीके से ब्रांचेस निकली हुई होती हैं और कुछ कंडीशन में ये साइकस वगैरह में अनब्रांच्ड होती हैं। नेक्स्ट में दिया है इन सम मेंबर टू टाइप ऑफ ब्रांचेस, कुछ मेंबर में जो है कि दो तरीके की ब्रांचेस देखने को मिलती है। पहला क्या है लॉन्ग ब्रांच, दूसरा क्या है ड्वार्फ ब्रांच, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। ड्वार्फ ब्रांच कंटेन निडल लाइक ग्रीन लीफ, जो ड्वार्फ ब्रांच होती है उनके पास निडल लाइक ग्रीन लीफ होती है, लीफ होती है, ठीक है समझ में आया। ड्वार्फ ब्रांच पे होती है ये भी समझ में आया। ये निडल लाइक का क्या मतलब है? निडल लाइक का मतलब कि सुई की जैसी पतली पतली जो है लीफ्स होती हैं। अब प्लांट अगर चौड़ी चौड़ी पत्तियां रखता तो उसको फायदा होता, फोटोसिंथेसिस आसानी से ज़्यादा हो पाता, लेकिन यहाँ पे इसने निडल शेप में रखा है, इसका क्या मतलब है? तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है जीरोफिटिक कंडीशन। जीरोफिटिक कंडीशन मतलब मरुस्थलीय कंडीशन, और मरुस्थल में सबसे ज़्यादा कमी किस चीज़ की होती है? पानी की। तो प्लांट को भी रूट जो पानी एब्जॉर्ब करेगा उसका नंबर कम रहेगा, उसकी अमाउंट कम रहेगा, तो प्लांट सफ़र नहीं कर सकता अगर वो वाटर को ऐसे ही इवेपोरेट होने देगा। तो वाष्पीकरण अगर प्लांट से लगातार होता रहे तो प्लांट वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसलिए जीरोफिटिक मॉडिफिकेशन कुछ किए जाते हैं, उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन है कि इनकी लीफ जो है वो निडल शेप होती है। क्या फ़ायदा होता है निडल शेप लीफ का? अगर मान लीजिए कि हमारे पास जो लीफ थी वो इस तरीके से रही होगी, जैसे हमारे नॉर्मली जो हमारे ग्राउंड पर जो प्लांट्स हम देखते हैं इस तरीके से मान लो लीफ रही होगी, और एक हमारे पास लीफ है जो कि निडल शेप में है, एक हमारे पास लीफ है जो कि निडल शेप में है। तो देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है? जितना बड़ा लीफ होगा उतने नंबर में यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे? यहाँ पे प्रेजेंट होंगे स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या है? वो ऑर्गन जो कि गैसेस सेक्शन में हेल्प करता है और यहीं से वाटर का इवेपोरेशन होता है। मतलब पूरे सरफेस पे क्या प्रेजेंट होंगे? स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे। और वहीं पे जो हमारा निडल लाइक स्ट्रक्चर होगा वहाँ पे जो नंबर ऑफ स्टोमेटा है वो बहुत कम होंगे। मतलब कि इवेपोरेशन यहाँ पे ज़्यादा होगा, दूसरे कंपेयर में यहाँ पे इवेपोरेशन कम होगा। चौड़ी पत्तियां वहां पे होती हैं जहां पे सूर्य के प्रकाश की कमी होती है, और निडल लाइक पतली पत्तियां वहां पे होती हैं जहां पे पानी की कमी होती है। ये यूनिवर्सल आप कह सकते हैं कि यूनिवर्सली ये एक्सेप्ट किया जाता है। जहां पे सूर्य का प्रकाश कम मिलता है वहां की पत्तियां चौड़ी चौड़ी होती है ताकि कहीं किसी एंगल से थोड़ा सा फोटोसिंथेसिस हो जाए, और जहां पे सूर्य का प्रकाश भर भर के है लेकिन पानी की कमी है वहां पे निडल लाइक लीफ बनती हैं ताकि थोड़े ही दूर से वाटर का इवेपोरेशन और सनलाइट इतना है कि उतने से वो काम भर का फोटोसिंथेसिस करा लेंगी। ठीक है, तो ये जियोफिटिक एक अडेप्टेशन है। नेक्स्ट में क्या है? प्रेजेंस ऑफ लीफ स्कार ऑन द स्टेम इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। अब ये लीफ स्कार क्या है? ऐड आता है कोई तो अब स्कार नहीं स्टार दिखेगा। स्कार का मतलब क्या होता है? निशान बन जाना। जैसे चोट वगैरह लगती है तो उसका कोई प्रिंट बन जाता है। मेरे हाथ में यहाँ पे जल गया था एक बार बचपन में, उसके स्कार अभी तक है। तो स्कार का मतलब क्या है? किसी भी चीज का निशान बन जाना। तब ये लीफ स्कार क्या क्या मतलब है? जैसे कि अगर आपने पपीते के प्लांट को ध्यान से देखा होगा तो क्या होता है कि पपीते में क्या होता है कि ऐसे मानो पपीता का पेड़ छोटा है, यहाँ पे क्राउन पे जो है लीव्स बंद लगती हैं, क्राउन्स पे लीफ लगती हैं, और धीरे धीरे पुरानी वाली लीफ जो है वो सूखने लगती हैं और स्टेम और ग्रो करने लगता है, बीच में से नई नई लीफ निकलती है, ऐसे ही उसकी ग्रोथ होती है। तो जो साइड साइड की लीफ जो सूखने लगती है उसे जब आप हटाएंगे तो वहाँ पे ऐसे एक आई शैडो इस तरीके का एक जो है कि स्कार बन जाता है, कैसा निशान बन जाता है। तो वो एंजियोस्पर्म में बनता है। जिम्नोस्पर्म में ये इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है कि अगर लीफ निकलती है तो वहाँ पे स्टेम पे ये निशान बना देती है, एक स्कार बना देती है जिसे कहते हैं स्टेम स्कार। तो स्टेम पे स्कार पाया जाना जिम्नोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। नेक्स्ट में क्या है कि इनकी जो लीफ होती है वो डाइमॉर्फिक होती हैं। दो प्रकार की लीफ होती हैं। डाई का मतलब दो, मॉर्फिक का मतलब मॉर्फोलॉजी। यहाँ पे जो लीफ होती है इनकी मॉर्फोलॉजी दो प्रकार की होती है। पहला क्या है? फोलिएज लीफ, और दूसरा क्या है? स्केली लीफ। अब फोलिएज लीफ और स्केली लीफ होते क्या है, एक बार इस चीज को देखते हैं। हमने जो आपको फिगर दिखाया तो उसी फिगर को हम लोग एक बार फिर से देखते हैं और जो है कि यहाँ पे फोलियोज लीफ और स्केली लीफ में डिफरेंस समझते हैं। देखिए फोलिएज लीफ का क्या मतलब होता है कि वो सारी लीफ जो आपको ग्रीन दिखती हैं, लंबी लंबी निडल लाइक दिखती हैं, सिंपल दिखती है या फिर नेटली कंपाउंड भी कभी कभी हो जाती हैं। तो ये लीफ आपको जो दिख रही है, ये सारी जो लीफ आपको दिख रही है, या फिर यहाँ पे ये जो लीफ आपको दिख रही है, ये लीफ क्या है? ये लीफ है आपकी फोलियोज लीफ। ठीक है, अब ये बात तो समझ जाएगी कि फोलियोज लीफ क्या होते हैं। तो
तो अब स्केली लीफ कहाँ प्रेजेंट रहेंगे? हमने तो जो है ग्रीन कलर के ही देखे हैं जो कि फोटोसिंथेसिस कर सके। एक और तरीके का लीफ पाया जाता है जिम्नोस्पर्म में। ध्यान से देखिए इसके स्टेम को, इसके स्टेम को ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्या है कि ऐसे छोटे छोटे ब्राउन ब्राउन जो है कि ऐसे निकले निकले स्ट्रक्चर आपको दिखने को दिख रहे होंगे। अगर क्लियरली विजिबल नहीं है तो आप कहीं पे जाके सर्च कर लीजिएगा, आपको फोटोज आ जाएंगी, या फिर आपके स्कूल वगैरह में ये प्लांट लगे होते हैं, किसी गार्डन में, स्कूल में, ये साइकस आपको देखने को मिल जाएगा। और ये साइकस में आप नीचे जाके देखेंगे तो ब्राउन कलर के क्या होते हैं, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, और ये जो है वो इसके स्केली लीफ को रिप्रेजेंट करते हैं। ये माइन्यूट होते हैं और ब्राउन कलर के होते हैं और इस तरीके से स्टेम के चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं, इसको कहते हैं स्केली लीफ। ठीक है, तो फोलियोज लीफ क्या, वो ग्रीन वाला लीफ जो कि फोटोसिंथेसिस करता है, स्केली लीफ क्या, वो ब्राउन वाला माइन्यूट लीफ जो कि स्टेम के चारों तरफ प्रेजेंट होता है, उसे कहते हैं। तो वही चीज यहाँ पे दिया है, लास्ट में दिया है कि इनकी जो लीफ होती है वो स्पाइरली अरेंज होती है, स्टेम पे ये स्पाइरली अरेंज होती है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इनकी जो रूट्स होती है वो डायआर्च या फिर पॉलीआर्च होती है। डायआर्च या पॉलीआर्च का क्या मतलब होता है एक बार देख लेते हैं। मान लीजिए आपने किसी रूट का इस तरीके से टीएस सेक्शन कट किया, इस तरीके से टीएस सेक्शन कट किया, मतलब ट्रांसफर सेक्शन कट किया। ट्रांसफर सेक्शन कट करने के बाद मान लो कि बाहर का स्ट्रक्चर, मान लीजिए ये जो एपिडर्मिस है, जो कॉर्टेक्स है, या फिर जो एंडोडर्मिस वाला पार्ट है, वो हमने ड्रॉ नहीं किया, हमने सिर्फ और सिर्फ वैस्कुलर सिस्टम ड्रॉ किया है। तो वैस्कुलर सिस्टम में अगर प्रोटोजाइलम जो प्रेजेंट होता है वो इस तरीके से दो जगह पे प्रेजेंट होता है, मतलब कि वैस्कुलर सिस्टम में दो अलग अलग जगह पे क्या प्रेजेंट होता है, हमारे पास प्रोटोजाइलम प्रेजेंट होता है। तो इससे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं डायआर्च कंडीशन। और वहीं पे अगर प्रोटोजाइलम जो है वो बहुत अलग अलग कंडीशन में, बहुत अलग अलग नंबर में, छोटे छोटे पैचेस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो इससे हम लोग कहते हैं पॉलीआर्च कंडीशन। ठीक है, नेक्स्ट में दिया है कि यंग स्टेम हैज कोलेटरल इंडार्च एंड ओपन वैस्कुलर सिस्टम। कोलेट्रल होगा, एंडार्च होगा और ओपन वैस्कुलर सिस्टम होगा। कोलेट्रल का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो जाइलम फ्लोएम है वो एक दूसरे के साथ अटैच्ड होंगे। जाइलम और फ्लोएम एक दूसरे के साथ अटैच्ड होंगे। उसका क्या फ़ायदा होगा कि देखिए, इसको फिर से ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे तीनों वर्ड करके मतलब समझते हैं। स्टेम में हमने देखा, स्टेम में आपको तो क्या देखने को मिलेगा, ये मान लीजिए वैस्कुलर सिस्टम है, जाइलम है और फ्लोएम है। वैस्कुलर सिस्टम है और क्या है, इस तरीके से जाइलम की पैचेस प्रेजेंट है और इस तरीके से इसके बाहर की साइड में क्या है, फ्लोएम की पैचेस प्रेजेंट है। इस तरीके से जाइलम और फ्लोएम यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इसका प्रॉपर रिंग प्रेजेंट होगा, मतलब कि हमें पहले जाइलम बनाना पड़ेगा और उसके बाद हम उसके बाहर के एरिया में क्या बनाएंगे, फ्लोएम बनाएंगे। इस तरीके का जो कंडीशन होता है, मतलब जहाँ पे जाइलम और फ्लोएम एक दूसरे के साथ अटैचली प्रेजेंट होते हैं, मतलब सेम रेडियस पे नहीं प्रेजेंट होंगे, अलग अलग रेडियस से प्रेजेंट होते हैं, सॉरी सेम रेडियाई पे प्रेजेंट होते हैं, मतलब ये देखिए सेम रेडियस से प्रेजेंट है ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कोलेटरल कंडीशन। कोलेटरल कंडीशन के बाद एक कंडीशन आती है एंडार्च कंडीशन। तो एंडार्च कंडीशन में क्या होता है कि हमारे पास ये जाइलम है अगर, तो जाइलम में दो प्रकार की जाइलम होती है, एक होती है प्रोटोजाइलम, दूसरा होता है क्या, मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम कंडीशन देखने को मिलती है। प्रोटोजाइलम में क्या होता है कि एंडार्च कंडीशन में क्या होता है कि अगर प्रोटोजाइलम जो है, प्रोटोजाइलम क्या है, ये इनर साइड में प्रेजेंट हो, अगर जो प्रोटोजाइलम है वो कहाँ प्रेजेंट हो, वो इनर साइड में प्रेजेंट हो, तो इसे हम लोग कहते हैं एंडार्च कंडीशन। और अगर प्रोटोजाइलम बाहर कंडीशन में प्रेजेंट हो तो उसे हम लोग कहते हैं मेटाजाइलम, एक्सार कंडीशन। तो हमारे पास जिम्नोस्पर्म की जो यंग स्टेम होती है, यहाँ पे एंडार्च कंडीशन देखने को मिलती है, मतलब कि प्रोटोजाइलम अंदर की साइड होता है, मेटाजाइलम बाहर की साइड होता है। उसी के साथ एक और वर्ड दिया है ओपन वैस्कुलर बंडल। ओपन वैस्कुलर बंडल का मतलब बंडल का क्या मतलब है कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में, जाइलम और फ्लोएम के बीच में इस तरीके से कैम्बियम टिश्यू की स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती है। कैम्बियम टिश्यू की क्या होती है, एक लेयर प्रेजेंट होती है, और ये लेयर क्या करती है, ये आगे चल के सेकेंडरी ग्रोथ कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। सेकेंडरी ग्रोथ करने के लिए ये कैम्बियम स्ट्रिप्स ही रिस्पॉन्सिबल होती है, इसलिए इसे कहते हैं ओपन वैस्कुलर बंडल। मतलब कि यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ अलाउ है। ये बहुत ओपन माइंडेड लोग हैं, इनको जो है कि किसी को रेस्ट्रिक्ट करके रखना अच्छी बात नहीं है, बोलते हैं कि सब लोग जाओ अपना ग्रोथ करो, इसलिए कहते हैं कि ये ओपन वैस्कुलर बंडल है। इसे याद कर सकते हैं कि ये लोग बहुत ओपन माइंडेड है, ये सेकेंडरी ग्रोथ को अलाउ करते हैं, बोलते हैं कि जाके सेकेंडरी ग्रोथ तुम लोग करो। लेकिन जो क्लोज वैस्कुलर बंडल होते हैं जिसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता, वो बहुत क्लोज माइंडेड होते हैं, उनको वो अपने बंडल्स को अलाउ नहीं करते कि तुम सेकेंडरी ग्रोथ करो। क्लोज माइंडेड लोग होते हैं, तो वो क्या हो गया, वो हो गया हमारे पास क्लोज वैस्कुलर बंडल।
नेक्स्ट में क्या है, जाइलम हैज ट्रैकीड्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा बट वेसल्स आर एब्सेंट। जो जाइलम होती है इनके पास ट्रैकीड्स प्रेजेंट होती है, वेसल्स प्रेजेंट होती है, लेकिन इनके पास जाइलम पैरेन्काइमा एब्सेंट होती है। क्या मतलब है इसका, जब हमने एंजियोस्पर्म में जाइलम पढ़ा है तो हमने 4 चीज पढ़ी है उसमें, वेसल्स, ट्रैकीड्स, पैरेन्काइमा और फाइबर्स। यहाँ पे हमारे पास ट्रैकीड्स और पैरेन्काइमा ही पाए जाएंगे, वेसल्स एब्सेंट होते हैं इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। वेस्कुलर सिस्टम इज डेवलप इन टेरिडोफाइट्स बट नाउ द वेसल्स इज नॉट फॉर्म्ड इन जिम्नोस्पर्म्स ऑल्सो। लास्ट ग्रुप जो जिम्नोस्पर्म का है, जो सबसे एडवांस ग्रुप माना जाता है, जो कि कहा जाता है कि एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स के बीच की कनेक्टिव लिंक है, उसमें हमें जो है वेसल्स देखने को मिलते हैं, लेकिन वो भी वेसल्स जो हैं, जो एंजियोस्पर्मिक वेसल्स होते हैं उनके सिमिलर नहीं होते, उनके दोनों के ओरिजिन का जो तरीका होता है वो डिफरेंट होता है। नेक्स्ट में क्या है, फ्लोएम कंसिस्ट सीव ट्यूब्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। जो फ्लोएम होते हैं उनके भी 4 हिस्से होते हैं, 4 चीज़ों से मिलकर बना होता है एंजियोस्पर्म के केस में। तो पहला क्या है, सीव ट्यूब्स है, दूसरा क्या है, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स, 4 चीज़ें होती हैं। यहाँ पे हमारे पास सीव ट्यूब्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा प्रेजेंट है, लेकिन कंपेनियन सेल्स यहाँ पे भी एब्सेंट होती हैं। नेक्स्ट में क्या है, स्टेम शो सेकेंडरी ग्रोथ फॉर्म एनुअल रिंग्स। जो स्टेम्स होती हैं ये सेकेंडरी ग्रोथ को रिप्रेजेंट करती हैं, मतलब कि ये सेकेंडरी ग्रोथ करती हैं और इनके पास एनुअल रिंग्स भी बनते हैं। एनुअल रिंग क्या होता है कि अगर आपने कभी किसी प्लांट के स्टेम को कटा हुआ देखा होगा, मान लीजिए कहीं पे पेड़ वगैरह की कटाई अगर हुई होगी तो वो लोग जो नीचे का हिस्सा जमीन पे छोड़ देते हैं, इस तरीके से, मान लीजिए इस तरीके का हिस्सा रहता है और यहाँ पे ऐसे सर्कल रहता है। तो इस सर्कल में अगर आपने कभी ध्यान से देखा होगा तो यहाँ पे इस तरीके से, इस सर्कल में इस तरीके से पतली पतली क्या होती है, इस तरीके से पतली पतली आपको सर्कल्स ऐसे छोटे छोटे देखने को मिलेंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसे कहते हैं एनुअल रिंग, और ये एनुअल रिंग सिर्फ और सिर्फ टेम्परेट रीजन के प्लांट्स में बनता है, क्योंकि यहाँ पे जो सीजनल डिफरेंस होते हैं, मतलब सीजन के हिसाब से जो मौसम में डिफरेंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो जो ऑटम होती है, जो ऑटम में लकड़ी बनती है, जो ऑटम में सेकेंडरी ग्रोथ होती है और जो स्प्रिंग में बनती है, उनमें काफ़ी डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से एक रिंग का फॉर्मेशन होता है। और इस रिंग को काउंट करके हम लोग प्लांट की एज को बता सकते हैं। इसको डेंड्रो जो है कि ये भी एक प्रकार की साइंस होती है, और इसकी वजह से हम लोग प्लांट की एज को मतलब कि एक हिसाब से हम लोग उसका अनुमान लगा सकते हैं। नेक्स्ट में क्या है, वुड आर मेनोजाइलिक और कुछ में वुड आर पिक्नोजाइलिक। मेनोजाइलिक का मतलब क्या, मैंने अभी आपको बताया कि साइकस में जो वुड्स होते हैं वो मेनोजाइलिक थे और पाइनस में जो है वो पिक्नोजाइलिक थे। मेनोजाइलिक वुड्स क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। सॉफ्ट क्यों होते हैं, क्योंकि इनके पास जो होती है पिथ इनका साइज में बड़ा होता है, इनके पास मेडुलरी रेज जो होती है वो पैरेन्काइमेटस जो नेचर की होती है उनका अमाउंट ज़्यादा होता है, तो इसलिए ये सॉफ्ट होती है। वहीं पे पिक्नोजाइलिक वुड वो क्या होती है, इनके अंदर जो ट्रैकेट्स होते हैं वो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं, जिसकी वजह से ये स्ट्रांग होती हैं। नेक्स्ट में देख लेते हैं लीव्स के बारे में थोड़ी सी और चीज़ें, उसके बाद इसके रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इनके अंदर रिप्रोडक्शन होता है। लीव्स हैव संकेन स्टोमेटा विद थिक क्यूटिकल। इनकी जो पत्तियां होती हैं इनके पास संकेन स्टोमेटा होता है, जो कि एक जीरोफिटिक एडेप्टेशन है। जीरोफिटिक एडेप्टेशन का मतलब क्या कि स्टोमेटा आगे धंसे हुए रहेंगे नीचे की तरफ, तो वाटर का इवेपोरेशन कम होगा। इनके ऊपर थिक क्यूटिकल की कवरिंग होती है। क्यूटिकल की कवरिंग होने का क्या कि यहाँ पे जो कवरिंग होती है वो क्या करती है, वैक्सी नेचर की होती है। क्यूटिकल क्या होता है, वैक्सी नेचर का होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो वाटर का इवेपोरेशन होता है उसे रोका जाता है। नेक्स्ट में क्या है, इन सम मेंबर मेसोफिल्स इज नॉट डिफरेंशिएटेड और सम वेयर एज डिफरेंशिएटेड इन पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। जिम्नोस्पर्म्स के कुछ ग्रुप जो होते हैं, मान लीजिए अगर आपने लीफ की इस तरीके से मान लीजिए आपने लीफ एक ली है और इस लीफ को यहाँ से कट करके आप ये वाला हिस्सा देख रहे हो, तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। तो कुछ जो लीव्स होती हैं, मतलब ये पीछे वाला हिस्सा यहाँ पे ऐसे रहेगा और यहाँ पे आपको लीफ इस तरीके से दिखाई देगा। कुछ जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उनमें ये जो सेल्स होते हैं इसको कहते हैं मीजोफिल सेल्स। यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट होंगे इसको कहते हैं मीजोफिल सेल्स। यहाँ सेंटर में तो वैस्कुलर बंडल्स होंगे। तो ये जो मीजोफिल्स की जो सेल्स होती है वो जो है कि कुछ ग्रुप में उनमें कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं होता, वो बिल्कुल नॉर्मल लीफ की तरह रहती है, मतलब नॉर्मल मेसोफिल सेल्स रहती हैं, उसमें कोई भी डिफ्रेंसिएशन नहीं होता। लेकिन कुछ ग्रुप में ये डिफ्रेंशिएट होती हैं स्पॉन्जी सेल्स और पैलिसेड सेल्स में। पैलिसेड सेल्स क्या होती हैं, ये थोड़ी रेक्टेंगुलर शेप होती हैं और एक दूसरे से अटैच होती हैं। स्पॉन्जी सेल्स के बीच में एक दूसरे के बीच में स्पेस वगैरह प्रेजेंट होता है। तो ये हो गया जो है कि मेसोफिल्स और में डिफ्रेंसिएशन की बात। मोस्ट जिम्नोस्पर्म्स लीव नॉट लेटरल वेनेशन थ्रू द ट्रांसलोकेशन टिश्यू फूड ट्रांसफ्यूजन अकर्स।
इसका मतलब क्या है, देखिए आपने जब भी एक लीफ ड्रॉ किया होगा, आपने इस तरीके से कभी अगर लीफ ड्रॉ किया होगा, चाहे आर्ट्स में ड्रॉ किया होगा चाहे साइंस में कभी भी, तो यहाँ पे हम लोग एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, इस तरीके से हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसे हम लोग बहुत सुंदर सा बनाते हैं ताकि हमारे लीफ जो है एकदम रियलिस्टिक लगे। और कभी कभी हम लोग ऐसे जब लंबी लंबी लीव्स बनाते हैं तो हम लोग इसमें इस तरीके से बनाते हैं, एक सेंटर में से मोटी सी बना देते हैं, उसके बाद बगल में इस तरीके से पतली पतली बनाते हैं इस तरीके से। तो आखिर ये होता क्या है, इसका काम क्या है? तो जैसे ये वाला जो सेंटर वाला होता है ये लाता है खाना पानी आपके पत्ते के अंदर, मतलब जो लीव्स की जो सेल्स होंगी उनको भी तो न्यूट्रिशन चाहिए, उनको भी तो वाटर चाहिए, सारा काम तो बेचारी फोटोसिंथेसिस वगैरह तो यही सब कर रही हैं, तो इनको भी तो सब कुछ टाइम टाइम पे मिलना चाहिए ना। तो मान लो कि यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट होंगी उनको तो खाना ये वाली वेसल्स दे देगी, लेकिन जो सेल्स यहाँ प्रेजेंट होगी उनका क्या? तो उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे पतली पतली वेन्स बना दी जाती हैं। जैसे कि हमारे यहाँ कोई भी योजना वगैरह आती है, मान लो कोई सरकारी योजना आती है तो वो पास तो लोकसभा संसद मतलब सदन में हो जाती है, लेकिन वो आम आदमी तक पहुँचे इसके लिए उसको क्या करते हैं कि अलग अलग राज्यों में उसको मतलब कि अलग अलग राज्यों तक उसको भेजा जाता है, राज्य से जिलों में भेजा जाता है, जिलों से ब्लॉक में भेजा जाता है, इस तरीके से लास्ट में जाके गाँव लेवल पर वो गाँव के आदमियों तक या गाँव की जो जनता है उन तक वो चीज़ें पहुँचती हैं। उसी तरीके से हमारे पास जो फूड का ट्रांसलोकेशन है लीफ के हर पार्ट में पहुंचने के लिए इसको इस तरीके से डिवाइड कर दिया था ताकि ये जो है अलग अलग पूरे सभी सेल को सामान्य रूप से पहुंच जाए। तो ऐसा जो आप जब जिम्नोस्पर्मिक लीफ देखेंगे, ये तो मान लो होगा ही जो है एंजियोस्पर्मिक लीफ के बारे में बात। अगर आप जिम्नोस्पर्मिक लीफ की बात करते हैं तो यहाँ पे सेंटर में एक मोटी सी ऐसे स्टैंड होगी, लेकिन इसके साइड साइड में कोई भी स्टैंड प्रेजेंट नहीं होगी। तो वही चीज़ यहाँ पे दिया है कि मोस्ट जिम्नोस्पर्म्स लीफ हैव नॉट लेटरल वेन्स, इनके पास ये लेटरल वाली वेन्स प्रेजेंट नहीं होती है, और इनमें जो फूड का ट्रांसलोकेशन होता है वो ट्रांसफ्यूजन टिश्यू द्वारा, तो मतलब खाना यहाँ पे बहा दिया जाएगा, ये बहते 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 पहुँचना होगा तो पहुंचेगा। देखिए यहाँ पे क्या है, लीफ नीडल शेप में है, बहुत ज़्यादा इनका जो है डायमीटर नहीं है, तो इस तरीके से भी ट्रांसफ्यूजन यहाँ पे पॉसिबल है, तो यहाँ पे इस तरीके से ट्रांसफ्यूजन होता है। नेक्स्ट में क्या है, वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज मे बी रेयर बट इन साइकस रिप्रोड्यूस थ्रू द बल्बेल्स। रिप्रोडक्शन जो है वो मेनली सेक्सुअल होता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत कॉमन नहीं है, बहुत रेयर है, लेकिन साइकस में जो इनका बल्बिल्स बनता है, इनके रूट के बगल बगल में छोटे छोटे इस तरीके से जो है कि फूड स्टोरेज और रूट के पास से ऐसे निकलते हैं, उसमें से लीफ वगैरह निकलती है, उसको अलग करके आप लगाते हो तो रिप्रोडक्शन हो सकता है। तो ये था कंप्लीट वेजिटेटिव पार्ट और उसके लीफ, स्टेम और रूट्स वगैरह के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी इनका स्पेशल फीचर्स है वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो 2 पार्ट्स में हम लोग जिम्नोस्पर्म के जो नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं वो देख लेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे एफिनिटी ऑफ जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म किस तरीके से टेरिडोफाइट से सिमिलरिटी दिखाता है, किस तरीके से डिसिमिलरिटी दिखाता है, ये किस तरीके से एंजियोस्पर्म से सिमिलरिटी दिखाता है, किस तरीके से डिसिमिलरिटी दिखाता है, इसके बारे में लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।